नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका एलनाबाद के महासंग्राम के इस खास कार्यक्रम में। एलनाबाद उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। सभी सियासी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनावी प्रचार के दौरान जोर आजमाइश की है और एक दूसरे पर जमकर वार भी किए हैं। इसके साथ ही जीत की दावेदारी भी पेश की है। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब सभी को 30 अक्टूबर को होने वाले मतदान का इंतजार है, जब एलनाबाद के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी और 2 नवंबर को, जी हां, 2 नवंबर को विजेता का फैसला हो जाएगा। एलनाबाद उपचुनाव में सभी सियासी पार्टियों के धुआंधार प्रचार के बाद बुधवार को चुनावी शोर थम गया। इस बार प्रचार का शोर 72 घंटे पहले ही थम गया है। आमतौर पर प्रचार 48 घंटे पहले खत्म होता है, लेकिन कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग ने इस बार 72 घंटे पहले ही चुनावी शोर पर ब्रेक लगा दिया है। आखिरी दिन सभी सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने मोर्चा संभाला और जीत का दावा किया। बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के समर्थन में सीएम मनोहर लाल ने धौलपालिया में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अभय चौटाला पर तंज कसते हुए कहा कि उपचुनाव की नौबत इसलिए आई है क्योंकि एक शख्स की अकड़ उसके आड़े आ गई है। हमको मालूम है कि एक आदमी जो यहां का विधायक, उसकी अपनी जो अकड़ है, उसकी मरोड़ है, ये उसके आड़े आ गई। उसने कहा कि मैं आगे विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, ये संकल्प करता हूं। मेरा कहना को उसका संकल्प पूरा ही कर दो भाई। जब नहीं जाना तो क्यों जाना, फिर नहीं जाना, जरूरत नहीं है। और जब रहा भी है, मेरा तो 6.25 साल का उनके साथ अनुभव है, क्योंकि अब 8-9 महीने से रिजाइन करके बैठा है। उस 6.25 साल में बहुत से हमने घोषणाएं की, बहुत से हमने काम कराए, लेकिन उस भले आदमी ने आके ये नहीं कहा कि हमारा काम ये एक रह गया, इस काम को करा दो। इस इलाके के काम भले हमने 7 साल में 700 करोड़ के कराए। अगर कहीं कोई और विधायक ऐसा होता जो हमारे साथ जुड़ा हुआ होता तो 700 नहीं 1400 करोड़ के काम होते, यहाँ 1400 करोड़। वहीं सीएम ने अभय के घमंड पर तंज कसा तो गोविंद कांडा को सेवक बताते हुए वोट की अपील की, साथ ही विकास की गंगा बहाने का वादा भी किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दबाव में हम हमेशा दहशत में रहते थे, उसको मिलने भी जाते थे। लोग बताते हैं कि हम पहले पूछते थे कि आज नेताजी का मूड कैसा है। ऐसे मिलने के लिए लोग जाते थे, नजदीक भी नहीं लगने देते थे। और हमारा कैंडिडेट गोविंद बीबा, सेवावृत्ति, भगवान से डरने वाला, हमेशा पूजा पाठ करके और तब हर काम के लिए बाहर निकलता है। भले ही साधन संपन्न है, लेकिन कोई गरूर नहीं है, कोई घमंड नहीं है। और एक तरफ इतना घमंड है कि आदमी को आदमी नहीं समझता। वो आदमी ऐसे आदमी के साथ मुकाबला है। अब सोचना आपने है कि एक पंथ कई काज, निर्भयता, निडरता, हमारे काम के ऊपर मोहर, और आपको सरकार में शामिल होने वाला एक विधायक, जब चाहो उसके बाद जाकर के हमारे पास संदेश भेज देना। आधी रात को जितने काम किए हैं उससे ज्यादा काम, डबल काम हम कराने वाले हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन धौलपालिया से सीएम ने जहां गोविंद कांडा को जिताने की अपील की, तो वहीं गोविंद कांडा ने लोगों से एक मौका की मांग करते हुए 3 साल में 30 साल जितना विकास करने का वादा किया। साथ ही अभय पर भी जमकर बरसे। एक आपका आशीर्वाद वोट रूपी 30 तारीख को कमल के निशान पर लगाकर एक मौका मुझे दे सेवा का। मैं आपकी इतनी सेवा करके दिखाऊंगा कि जो 17 साल में विकास नहीं हुआ, मुझे पूरा विश्वास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो विकास आपका 3 साल में करके दिखाएंगे। एक एक मत आपका 30 तारीख को हरियाणा सरकार में साझा होने का दिन है
और जो भगवान राम को 14 साल का वनवास था, इलाहाबाद में 17 साल का वनवास था, उसको काटने का दिन 30 तारीख है। एक बात और है भाइयों, ऐसा तानाशाही आदमी, घमंडी आदमी और जिसकी कमर में सरिया गजाओ, इसको अब की बार आपने जरूर निकालना है, ये बात ध्यान में रखना। और एक आपके भाई को सेवा का मौका जरूर देना कि मैं मुख्यमंत्री जी के नीचे रहकर आपकी सेवा करूं, आपके हल्के की सेवा करूं, जो मुझे मुख्यमंत्री जी ने आपके पास सिर्फ सेवा के लिए भेजा है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी एलनाबाद में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा की भारी मतों से जीत का दावा किया है। सरकार से जन समर्थन बड़ी मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ा है हमारे संयुक्त उम्मीदवार के पक्ष में, और कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखी उन लोगों के जो कहते थे कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो मैं विधायक बन जाऊंगा। ये दर्शाता है कि गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से इस सीट को जीतकर सरकार की हिस्सेदारी में इलाहाबाद को डालने का काम करेगा और इलाहाबाद के अगले 3 साल के विकास के लिए प्रतिनिधि बनकर विधानसभा के अंदर इलाहाबाद का पक्ष रखने का काम करेगा। मैंने तो निरंतर कल पूरे दिन में कई गांव का, शहर का दौरा किया और जो जन समर्थन मिला है वो हरियाणा सरकार के पक्ष में है, हमारे गठबंधन के। उधर कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सैनी ने भी मंच से गोविंद कांडा के लिए वोट की अपील करते हुए विरोधियों पर वार किए। मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि गोविंद कांडा जी आप लोगों के गांव के काम भी करेंगे, आप लोगों के पर्सनल काम भी करेंगे, आपके क्षेत्र के विकास की गति को तेज करने का काम करेंगे। और 30 तारीख को हम सब एकजुट होकर के जहां कहीं हमारा रिश्तेदार, कहीं मित्र प्यारा इस विधानसभा के अंदर बैठा है, उन सबको फोन करके भी इस बात से अवगत कराएं कि 30 तारीख को हमने सरकार के अंदर साझीदार बनना है, सरकार के अंदर अपना सहयोग देना है। एक तरफ बीजेपी ने आखिरी दिन खूब दम लगाया तो कांग्रेस भी पीछे नहीं थी। शैलजा ने खुद आखिरी दिन प्रचार की कमान संभाली। इस दौरान उन्होंने इलाहाबाद में कांग्रेस की जीत का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर के अभय को समर्थन देने पर निशाना साधते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्थिति बहुत बढ़िया दिख रही है कांग्रेस की, और जहां भी हम जा रहे हैं, या मैं तो सीमित जगहों पर ही जा सकती हूँ, लेकिन हमारे साथी भी और कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स का जो फीडबैक मिल रहा है हमें दिन प्रतिदिन, कांग्रेस की बहुत बढ़िया स्थिति है और कांग्रेस ये चुनाव जीत रही है। उनके बीच में रहना पड़ता है और पार्टी का हिसाब किताब होता है। जिस पार्टी से उनको नाम मिला उसको तो अलविदा हो चुकी है, तो फिर कितना असर होता है। जो भी कुछ है, हम जो यहाँ बैठे हैं, हम जो भी हैं पार्टी के कारण, पार्टी के बिना तो कुछ भी नहीं होता। जहां बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार के लिए पूरा जोर लगाया, तो इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला भी गढ़ बचाने के लिए आखिरी दिन कई गांवों का दौरा कर वोट की अपील की। इस दौरान उन्होंने भी जीत का दावा किया, लेकिन प्रत्याशियों के इन दावों पर आखिरी मुहर जनता 30 अक्टूबर को लगाएगी। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें जरूर बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो यहां पर आपको बता दें, इलाहाबाद का महासंग्राम आज इस मुहाने पर खड़ा है कि इलाहाबाद उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम गया है। सभी सियासी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए चुनाव प्रचार के दौरान जोर आजमाइश की है, और इस जोर आजमाइश के दौरान टीका टिप्पणियों का दौर भी हमने देखा, वार पलटवार का दौर भी देखा, और कई प्रकार के प्रकरण भी सामने आए, घटनाक्रम सामने आए। लेकिन अब सब कुछ जनता जनार्दन पर छोड़ना होगा कि जनता जनार्दन इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए चुनावी प्रचार थमने के बाद क्या फैसला लेगी, और वो तारीख है 30 तारीख के बाद 2 नवंबर की तारीख का इंतजार करना होगा, जब नतीजों की घोषणा की जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि हमारे साथ अमित जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, जो लगातार इलाहाबाद उपचुनाव को बारीकी से कवर करते आ रहे थे पहले दिन से लेकर अब तक। तो अमित, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल आज किस मुहाने पर आकर यह उपचुनाव खड़ा है, और किस तरीके से इस दौरान पूरा ये पीरियड रहा चुनाव प्रचार का, किस तरीके का रहा?
जी यश, अगर बात की जाए पूरी चुनाव यात्रा की तो हरियाणा न्यूज की टीम ने करीब 80 गांवों का पूरा जायजा लिया और लगातार लोगों से भी संपर्क साधा और नेताओं की जो जितनी भी प्रचार उनका अभियान चला उस पर नजर रखी। और अब अगर बात करें तो प्रशासन भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। चुनाव आयोग के निर्देशों को अमली जामा पहनाने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। और अगर बात करें पूरे इस चुनाव के निचोड़ की तो जो प्रचार का शोर थम चुका है और लोग जो है अब अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए 30 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो जोर आजमाइश की गई थी और उसमें क्या रहता है। टक्कर जो है वो त्रिकोणीय बनी थी और निश्चित रूप से तीनों ही उम्मीदवार दमखम वाले थे और तीनों ने ही पूरा जोर अपना मैदान में दिखाया, ऐलनाबाद के गांवों में दिखाया, ऐलनाबाद के वोटरों को लुभाने के लिए दिखाया। तमाम जो है वो तरीके से प्रचार किया गया। धुरंधर भी उतरे। भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा की बात करें तो उन्होंने अपना प्रचार अभियान शुरू किया। उस समय वे अपने ही स्तर पर और साथ साथ उनके बड़े भाई और सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं, वे लगातार उनके साथ बने रहे और लगातार चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाते रहे। और उसके साथ साथ भाजपा की एक बड़ी टीम जो गोविंद कांडा के प्रचार के लिए उतरी और साथ साथ जननायक जनता पार्टी की टीम, जिसमें अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेजेपी के अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला और स्वयं दुष्यंत चौटाला भी रोड शो के जरिए और जनसभाओं के जरिए उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई। और बात करें भाजपा की तो मुख्यमंत्री के साथ साथ उनके कई कैबिनेट मंत्री इस प्रचार अभियान में लगातार सक्रिय रहे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि उम्मीदवारों ने अपना दमखम दिखाया। और दूसरी ओर अगर बात करें तो इनेलो के अभय सिंह चौटाला के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जो कई गांवों में बस लेकर पहुंचे और उन्होंने चुनाव प्रचार किया। पवन सिंह बेनीवाल कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके लिए शैलजा कुमारी और भूपेंद्र हुड्डा और साथ साथ दीपेंद्र हुड्डा और विवेक बंसल प्रभारी कांग्रेस के, तमाम और भी पदाधिकारी वो सक्रिय रहे। तो सभी ने अपने स्तर पर दमखम लगाया और अपने अपने स्टार प्रचारकों को लेकर मैदान में उतरे। अब देखने वाली बात होगी कि मतदाता उनसे कितने प्रभावित हुए और वे उन ईवीएम में किसका भविष्य मजबूती से कैद करेंगे, यह वोटर तय करेगा। जी बिल्कुल, यहां पर जोर आजमाइश भले ही तमाम राजनीतिज्ञों की तरफ से की गई है, उम्मीदवारों की तरफ से की गई है, लेकिन कौन जनता के दिलों में अपनी जगह बना पाया है, इस बात का जो फैसला है, इस बात के जो नतीजे हैं 2 तारीख को पता लग जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अनूप कुंडू भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप कुंडू, प्रचार के पहले दिन से लेकर अब तक उम्मीदवार और राजनीतिक दल जहां पर खड़े थे और प्रचार के आखिरी दिन में कितना अंतर देखने को मिला और ये चुनाव बड़ौदा उपचुनाव से कितना अलग दिखाई दे रहा था? देखिए यस, अगर हम ऐलनाबाद उपचुनाव की बात करें तो और जिस प्रकार से आपने कहा कि पहले दिन से आज तक बहुत बड़े समीकरण बदलते हुए यहाँ पर नजर आए। समय समय पर जो जनसभाएं हुई, जो नेता यहाँ पर पहुंचे, चाहे वो जेजेपी बीजेपी गठबंधन के नेता है, चाहे इनेलो के है या कांग्रेस के है, उनके बाद लगातार समीकरण बदलते हुए पूरे के पूरे इस चुनाव के दौरान नजर आए। नामांकन से लेकर के और मतदान तक बहुत सारी हमने ऐसी परिस्थितियां देखी कि चुनाव कैसे किस प्रकार से घट बढ़ रहा है। उसके साथ साथ हम अगर बात करें ये कि यहाँ पर जो बड़े नेता पहुंचे, अगर खास करके हम गोविंद कांडा के पक्ष के चुनाव प्रचार की बात करें तो गोपाल कांडा जो हलोपा के सुप्रीमो हैं, शुरू से ही चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उनके साथ अलग अलग बहुत सारी टीमें हुई। डॉक्टर अजय चौटाला ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली, खुद डिप्टी सीएम यहाँ पर आए। दिग्विजय चौटाला लगातार चुनाव प्रचार में दिखाई दिए। इसके अलावा रणजीत चौटाला की अगर बात की जाए तो वो भी गोविंद कांडा के साथ की बात हो या जनसभाओं की बात हो, वहां पर वो दिखाई दिए। इसी प्रकार अगर हम दूसरे दलों की बात करें तो कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर कुमारी शैलजा की बात कर ली जाए, दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया है। इनेलो की तरफ से भी खुद पूर्व मंत्री ओम प्रकाश चौटाला और जो इनेलो के यहाँ से उम्मीदवार है अभय सिंह चौटाला चुनाव प्रचार में जुटे रहे। इनके साथ उनके बेटे भी चुनाव प्रचार में थे। बहुत सारे ऐसे समीकरण हमने देखे। चाहे हम बीजेपी की कागदाना की रैली की बात करें, वहां पर जिस प्रकार से उसके बाद समीकरण बदलने शुरू हुए,
पहले एक दौर था जब तिकोना मुकाबला यहाँ पर मान करके चला जा रहा था कि हो सकता है कांग्रेस इनेलो और बीजेपी जो गठबंधन के उम्मीदवार है उनके बीच तिकोना मुकाबला हो, लेकिन समीकरण इस तरह से और इतनी तेजी से बदलेंगे शायद ऐलनाबाद की जनता को भी अंदाजा नहीं था। और धीरे धीरे देखते देखते जैसे ही चुनाव का मध्य आया तो कांटे की टक्कर बीजेपी और इनेलो में सामने दिखाई दी। लेकिन अब पीछे का जो समय रहा उसके दौरान जब यहाँ पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने यहाँ पर लगातार जनसभाएं की, रैलियां की, उसके बाद कहीं न कहीं गोविंद कांडा का और भी लोगों में चुनाव प्रचार पहुंचा और लोगों ने ये देखा कि अगर वो विकास के साथ जाते हैं तो ऐलनाबाद का भला भी हो सकता है। यार जी अमित, आपने क्या अनुभव किया इसको लेकर कि यहाँ पर कौन से मुद्दों का शोर रहा, कौन से मुद्दों का जोर रहा? क्या स्थानीय जो मुद्दे थे वो राष्ट्रीय मुद्दों के आगे हावी पड़ते हुए दिखाई दिए? क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय मुद्दे थे वो आज भी ज्वलंत है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम अपने चरम पर हैं, सिलेंडर के भाव बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ महंगाई अपने चरम पर है, क्या इस तरह के मुद्दे स्थानीय मुद्दों के आगे कहीं टिक पाए क्या? यही है कि ऐलनाबाद के उपचुनाव में कहीं भी राष्ट्रीय मुद्दे नहीं दिखाई दिए, चाहे कृषि कानूनों की बात हो, हालांकि कुछ जगह विरोध जरूर किया गया लेकिन वहां मुद्दा नहीं था। और विकास का एक बड़ा मुद्दा यहाँ देखने को मिला, हर जगह विकास के मुद्दे की बात उठाई गई, हर जगह विकास के मुद्दे की बात उठाई गई। और वाकई में जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो ऐलनाबाद के 80 गांवों का जायजा लेने के बाद हमारी टीमों ने भी अनुभव किया कि यहाँ ऐसा लगता है कि विकास पहुंचा ही नहीं, बस की बेबसी है। और अगर बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए प्रबंध नहीं है और सड़कें नहीं है, पेयजल की समस्या रही, सिंचाई के पानी की समस्या दिखाई दी और सेम की समस्या रही, जिसका निदान हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेम की समस्या के लिए अभियान चलवाया, वो पहले से उनका कार्यक्रम था। और इसके अलावा किशनपुरा की अंतिम टेल की बात करें तो वहां पानी नहीं पहुंच रहा था और उसके लिए जो धरना चल रहा 3 महीने से वो धरना समाप्त करवाने का काम किया और वहां अंतिम टेल तक पानी पहुंचा। तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर स्थानीय मुद्दे थे जिनको लेकर लोगों में एक बड़ा नाराजगी थी। और सबसे बड़ी बात, एक मुद्दा जो है वो जो भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा की ओर से उठाया गया, तमाम भाजपा के दिग्गज पहुंचे, उन्होंने उठाया और उनका यही कहना था कि जो 17 साल से विपक्ष में रहने की मार जो ऐलनाबाद झेल रहा है उसके लिए कहीं न कहीं अब बनी बनाई सरकार में हिस्सेदारी डालने का वक्त है, साझेदारी डालने का वक्त है। तो ऐसा ये मुद्दा इसीलिए प्रभावी रहा कि सरकार बनाम 17 साल, 3 साल बनाम 17 साल, तो यह मामले, यह नारे वहां लगातार चलते रहे। और ये इसी बीच जो चुनाव प्रचार जो शुरू हुआ था गोविंद कांडा का, वो हालांकि पहले स्तर पर लग रहा था कुछ कमजोर है, लेकिन वो जिस प्रकार से तेजी पकड़ी वो आज कांटे के मुकाबले में कहीं न कहीं खड़े हुए हैं। तो एक लोगों में भी एक ये देखने को मिल रही है, हर तरफ चर्चा इसी तरह की है कि कांटे का मुकाबला है, तो कांटे के मुकाबले तक पहुंचने के लिए तमाम मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे थे उनको उठाया गया और उनसे लोग भी जुड़ते गए। यह एक बड़ी वजह रही यश इस चुनाव में देखने के लिए मिले। जी अनूप कुंडू, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो तमाम परिस्थितियां देखने को मिली शुरुआती दौर से लेकर अब तक, बीजेपी लगातार विकास के मुद्दे को उठाती रही और उसके जरिए एक नैरेटिव बनता चला जा रहा था। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है, इस नैरेटिव के जरिए बीजेपी के पक्ष में ये स्थितियां कितना काम आ सकती है और कितना खिलाफ जा सकती है, क्योंकि जहां पर जो दूसरे राजनीतिक दल थे उनके आगे कोई और मुद्दा था, लेकिन बीजेपी लगातार विकास का मुद्दा उठा रही थी। तो बीजेपी के लिए ये नैरेटिव कितना उनके पक्ष में काम कर सकता है, आपने अनुभव किया है प्रत्येक गांव का, यहां तक कि ऐलनाबाद शहर का भी। देखिए, अगर हम पहले विपक्षी दलों की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर एक ही मुद्दा लेकर के चले, वो किसान आंदोलन का, इस प्रकार का जो मुद्दा था वो सामने नजर आ रहा था। लेकिन बीजेपी के अगर यहाँ दिग्गज नेताओं की बात की जाए या गठबंधन के उम्मीदवार की बात की जाए तो उन्होंने विकास के मुद्दे को चुना। यहाँ पर किसान वर्सेज विकास का मुद्दा था, जिसमें यहाँ पर चाहे मुख्यमंत्री पहुंचे हो, चाहे डिप्टी सीएम पहुंचे हो या अन्य जो भी यहाँ पर मंत्री और पूर्व मंत्री पहुंचे, उन तमाम नेताओं का यही कहना था कि अगर ऐलनाबाद की जनता विकास चाहती है तो 3 साल सरकार के हैं। जबकि मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री और अन्य जो भी मंत्री पूर्व मंत्री थे, उनका यही कहना था कि अब आप जो मतदान कर रहे हैं वो सरकार चुनने के लिए नहीं कर रहे हैं, सरकार में अपनी हिस्सेदारी के लिए कर रहे हैं।
एलनाबाद में सेम की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री का जो संबोधन था उसमें ये कहा गया था कि जब वो आशीर्वाद यात्रा कर रहे थे 2019 में, तब उनके सामने ये मुद्दा आया था और उसका जो पहली किस्त है वो भेजने का काम किया, जिस पर काम शुरू हो चुका है। चाहे यहाँ पर टेल पर पानी पहुंचाने की बात हो, इस प्रकार की जो जन समस्याएं हैं एलनाबाद की, उनका समाधान किया जा रहा है। और अगर एलनाबाद की जनता राज्य के साथ, सरकार के साथ चलना चाहती है और उनका मन बन जाता है तो 3 साल में वो विकास करवाए जा सकते हैं, जो पिछले 17 साल में यहाँ पर नहीं हुए। गोविंद कांडा ने अपने प्रत्येक मतदाता से मिलते हुए, प्रत्येक जनसभा में जाते हुए उन्होंने बाखूबी से ये बात कही कि अगर वो जनसेवक बनकर के यहाँ काम करने के लिए आए, मुख्यमंत्री ने उनको जनसेवक बनकर यहाँ काम करने के लिए भेजा है। और एलनाबाद की जनता अगर विकास में, सरकार में अपनी हिस्सेदारी करना चाहती है तो वो इस बार जो कमल का फूल है उसको खिलाने का काम करे, और कमल का फूल यहाँ पर खिलेगा तो एलनाबाद का विकास भी बिल्कुल यहाँ पर खिलता हुआ नजर आएगा। यस जी, अमित आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए, इन तमाम चुनावी शोर को थमता हुआ देखते हुए, इसके बाद चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इस चुनाव को पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और इसके साथ साथ निर्भयता के साथ ये चुनाव करवाया जाए। तो ऐसे में चुनाव आयोग की तैयारी किस तरह की है? बिल्कुल यश, हमारी बात हुई। 24 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होता था। जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव से, जी अनीश यादव है जिला निर्वाचन अधिकारी, हमारी उनसे बात हुई अभी। और प्रशासन पूरी तरह से चुनाव आयोग के निर्देशों को अमली जामा बनाने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। कोरोना संकट के बीच यह उपचुनाव हो रहा है, तो ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां जो है वो भी कोरोना के दृष्टिगत भी की गई है प्रशासन की ओर से। और अगर संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की बात करें तो इस कंस्टिट्यूएंसी में टोटल 211 बूथ बनाए गए हैं ताकि मतदान की प्रक्रिया सहज और सुगमता से पूरी करवाई जा सके। इसको लेकर उसके बीच ही 121 ऐसे बूथ हैं जिन्हें अति संवेदनशील और संवेदनशील के दायरे में रखा गया है, और वहां जो पुलिस जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। तो यह एक बड़ी बात है कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और साथ ही साथ जो मतदान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो ईवीएम मशीनें हैं उन्हें सिरसा के जो चौधरी देवीलाल भवन में अंबेडकर लॉ कॉलेज है उसके भीतर जो है उसमें जो रखा जाएगा, और उसकी फुटेज जो है वो तमाम जो राजनीतिक दलों के नेताओं को, प्रत्याशियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो प्रशासन अपनी तरफ से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता, उनकी ओर से पूरी सतर्कता यहां दिखाई दे रही है। जी यश। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देने के लिए। अनूप कुंडू, आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो एलनाबाद का महासंग्राम आज इस मुहाने पर खड़ा है, तारीखों का इंतजार है, और इस तारीखों के इंतजार तले इस बात का भी इंतजार है कि दिवाली किस राजनीतिक दल के अच्छे मनने जा रही है। तो एलनाबाद उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार का शोर थम गया है।